जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 11th नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया कुहासा और किरण। ये कुहासा और किरण नाटक उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए ही है। उत्तर प्रदेश के अगर आप मेरठ ज़िले से हैं, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन ज़िलों में से नहीं हैं तो ये वीडियो आप ना देखें। कारण यही है कि फिर ये एग्ज़ाम में तो आएगा लेकिन आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। अगर आप इन ज़िलों से हैं तो ही आप एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, ये नाटक जो है वो भारत में जिस समय आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, गांधी जी से जुड़े बड़े बड़े आंदोलन, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय की ये बात है। यानी स्वतंत्रता सेनानियों की बात इसमें की जाएगी और उस समय की क्या राजनीतिक दशा थी, क्या परेशानी थी, लोग कितना दुखी हुआ करते थे, ये सब बातें इसमें आपको सुनने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कुहासा। सबसे पहले पूछता है कि किसने लिखा है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि किसने लिखा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कुहासा और किरण में स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। पूछता है कि कुहासा और किरण नाटक में स्वतंत्र भारत के किन समस्याओं की बात की गई है, तो राजनीतिक सामाजिक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत की राजनीतिक शासन व्यवस्था, बुद्धिजीवी वर्ग यानी संपादक तथा अर्थव्यवस्था के आधार व्यापारी वर्ग तीनों एक दूसरे से मिलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। ये बात उस समय है जब शासन वर्ग, अर्थव्यवस्था यानी जिसके जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो राजनीति में हैं, जिनका शासन है, और जो व्यापारी वर्ग हैं, ये सभी मिल करके जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। इस नाटक में इसी भ्रष्टाचार रूपी कुहासे का वास्तविक चित्रण किया गया है। विष्णु प्रभाकर इस नाटक में समाज के नेताओं, संपादकों तथा व्यापारियों के पाखंड एवं छद्म वेश को स्पष्ट किया है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड एवं छद्मवेश में छाए हुए कुहासे को कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी, उमेश चंद जैसे स्वार्थी चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ये कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी, उमेश चंद, ये नाटक के चरित्र चित्रण हैं, अर्थात इन्हीं के आधार पर नाटक लिखा गया है। ये जो चित्रण है, इनका जो नाम है, यही पात्र हैं। इन्हीं को पात्र बनाकर ये नाटक को पूरी कहानी आपको पढ़नी है, सुननी है। तो इस कुहरे को दूर करने के लिए देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, आस्था एवं नवचेतना की किरणों को अमूल्य सुनंदा, गायत्री जैसे चरित्रों, अब यहाँ पर स्त्रियों की बात करें तो अमूल्य, सुनंदा, गायत्री के माध्यम से सामने लाया गया, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होकर कुहासे के प्रतिरूप भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये तो हो गया सारांश आपका कथा वस्तु। आइए अब नाटक देखते हैं। कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु कृष्ण चैतन्य नामक एक छद्म स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी की सामाजिक प्रतिष्ठा का चित्रण करते हुए प्रारंभ होता है, जिसका वास्तविक नाम कृष्णदेव है और जो मुल्तान में हुए 1942 ईस्वी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध मुखबिरी करता था। वह अपने पाखंड से स्वयं को कृष्ण चैतन्य के नाम से स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित कर लेता है। देखिए, अब आता है यहाँ पे अंक, जिसे आपको दिख रहा होगा प्रथम अंक। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पूछता है कि प्रथम अंक के आधार पर कुहासा और किरण नाटक का चित्रण कीजिए। तो जब आपको या द्वितीय अंक के आधार पर कुहासा और किरण नाटक का चित्रण कीजिए ये पूछ लेगा, सारांश लिखिए ये पूछ लेगा, तो आप अभी तक जो देखे वो तो उसका सारांश था पूरे नाटक का। लेकिन जब आप प्रथम अंक पढ़ेंगे, द्वितीय अंक पढ़ेंगे, तो वे
इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर पूछेगा प्रथम अंक के, आप द्वितीय लिख दिया, द्वितीय पूछ लिया आप तृतीय लिख दिए तो फिर आपका नंबर नहीं मिलेगा। लिखेंगे लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी के तौर पे है, सभी दिमाग में फिट हो जाएगा आराम से। प्रथम अंक की कहानी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा एवं अमूल्य के वार्तालाप से होती है। अमूल्य एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है। वह गरीबी एवं बेकारी में पड़ा है। सुनंदा उसे सिफारिश करवाकर कृष्ण चैतन्य के यहाँ रखवा देती है। ध्यान दीजिए कि अमूल्य कौन है, कृष्ण चैतन्य कौन है और उनकी सेक्रेटरी कौन है। ठीक, दोनों कृष्ण चैतन्य की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी समय कृष्ण चैतन्य आते हैं। दोनों उन्हें बधाई देते हैं। अमूल्य को अपने अनिष्ट का कारण मानकर कृष्ण चैतन्य शंकित रहते हैं। उन्होंने अमूल्य को विपिन बिहारी के यहाँ संपादक नियुक्त करवा दिया है। कृष्ण चैतन्य को सरकार से 250 रुपये की पेंशन मिलती है और वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दर्शकों के सामने आते हैं। प्रभा अपने उपन्यास की कथा सुनाने के लिए कृष्ण चैतन्य के पास आई। उसी समय देशभक्त डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा अपने पेंशन के कागजों पर हस्ताक्षर कराने आई और मुल्तान में 1942 ईस्वी के आंदोलन तथा घटना का विवरण सुनाया, जिसे सुनकर कृष्ण चैतन्य घबरा उठे। प्रभा और मालती में वाक युद्ध होने लगा, यानी उनमें बहस होने लगी। इस संघर्ष में कृष्ण चैतन्य संतुलन खो बैठे। वे प्राचीन घटनाओं को याद करके मानसिक रूप से भयभीत हो उठे। उन्हें भय हुआ कि उनकी कलई खुल न जाए। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री अपने पति के व्यवहार एवं कपटी आचरण से विरक्त होकर अपने भाई के पास चली गई, यानी परेशान होकर। कृष्ण चैतन्य अपने सभी सहयोगियों की कमी व दुर्बलताओं को जानता था। ये था प्रथम अंक। तो आपको ध्यानपूर्वक प्रथम अंक एक बार अपने बुक से पढ़ लेनी है और एक बार और सुन लेना है, याद हो जाएगा, कन्फर्म है, क्योंकि कहानी के तौर पे है। इसमें पात्र क्या हुआ था ये आपको लिखना है। अगर पूछता है प्रथम अंक के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए, सारांश लिखिए, कथा वस्तु लिखिए, तो फिर यही लिखना है। फिर आपको द्वितीय अंक की तरफ देखना भी नहीं है। कुल मिला के इसमें 3 अंक हैं। ये है द्वितीय अंक। इस अंक की घटना विपिन बिहारी के संपादकीय कार्यालय से संबंधित है, जहां विपिन बिहारी युवक अमूल्य को अपने काम तक सीमित रहने का निर्देश देते हैं। अमूल्य विपिन बिहारी को बतलाता है कि उसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मुल्तान षड्यंत्र केस के 5 अभियुक्तों में उनका भी नाम था। कृष्णदेव नामक विश्वासघाती मुखबिर की काली करतूत के कारण मालती के पति तथा दल के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर तथा उनके पिता को जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी सुनंदा विपिन बिहारी के पास आकर कृष्ण चैतन्य की सच्ची कहानी प्रकाशित कराना चाहती हैं कि वास्तव में मुखबिर कृष्णदेव ही आज छद्मवेश में कृष्ण चैतन्य में बने हुए हैं, किंतु विपिन बिहारी इस सत्य कहानी को प्रकाशित करने में अपनी समर्थता प्रकट करते हैं। प्रभा भी आकर देश में फैले मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सुझाव देती है, किंतु विपिन बिहारी कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिखने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। यानी वो कह रहे हैं मैं समर्थ नहीं हूँ कि कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिख सकूँ। युवक अमूल्य सभी के रहस्य को खोल देता है। विपिन बिहारी सभी को समझाने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 50 रिम कागज़ उमेश चंद्र अग्रवाल के हाथ चोरी से बेचने के अपराध में पुलिस इंस्पेक्टर आकर अमूल्य को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके पीछे कृष्ण चैतन्य की साजिश है। प्रभा और सुनंदा कृष्ण चैतन्य की धूर्तता से क्षुब्ध और क्रोधित होती हैं, मतलब उन्हें पछतावा होता है और क्रोध में होती है। अमूल्य को इतनी यातना दी जाती है कि वह आत्महत्या करने के
लिए तैयार हो जाता है। सुनंदा उसकी सूचना कृष्णचंद्र की पत्नी गायत्री को देती हैं, जो अमूल्य को देखने के लिए अस्पताल जाती है और आते समय कार ट्रक दुर्घटना के बहाने आत्महत्या कर लेती है। कृष्ण चैतन्य, उमेश चंद्र तथा विपिन बिहारी में गुप्त वार्ता होती है। विपिन बिहारी अब आगे इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण से मुक्त चाहने का संकेत देता है, किंतु कृष्ण चैतन्य मरेंगे हम तीनों, डूबेंगे हम तीनों कहकर बात को टाल देता है। इस बीच उसे पत्नी की दुर्घटना का समाचार मिलता है और तीनों देखने के लिए वहां से अस्पताल के लिए चल पड़ते हैं। आम आदमी के इस व्यंग्य के साथ ही आखिर इन्हें भी भगवान की याद आ ही गई। क्या पता आ ही गई। दर्द का पता लगा क्या होता है, काश और दूसरे अंक की समाप्ति होती है। मतलब इतना, ये दूसरे अंक में। अब यह है तीसरा अंक यानी लास्ट। कृष्ण चैतन्य पत्नी की मृत्यु के बाद अपने निवास स्थान पर गायत्री देवी के चित्र के समीप स्तब्ध भाव से बैठा चिंता मग्न है। वे गायत्री के बलिदान की महानता और अपनी निजता को अनुभव करते हैं। एक पत्र को जिसे उसने मृत्यु से पहले लिखा था प्रस्तुत करते हैं। सुनंदा इसकी सूचना पुलिस को देकर जीवित व्यक्तियों के मुखौटे उतारना चाहती है। CID के सुपरिटेंडेंट टमटा का अमूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आगमन होता है। प्रभा अमूल्य को निर्दोष सिद्ध करना चाहती हैं। विपिन बिहारी अपने पत्रों के स्वामित्व परिवर्तन की सूचना देकर टमटा के साथ अपनी उदारता प्रदर्शित करते हैं, किंतु अचानक कृष्ण चैतन्य टमटा के समक्ष सभी रास्तों को खोल देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि मुल्तान षड्यंत्र केस का मुखबिर कृष्णदेव मैं ही हूँ। वे उमेश और विपिन को भ्रष्टाचार तथा अमूल्य को झूठे अभियोग में फंसाने के कुचक्र को भी टमटा के आगे स्पर्श कर देते हैं। टमटा साहब सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं। कृष्ण चैतन्य अपना सर्वस्व मालती को सौंप पत्नी गायत्री देवी को प्रणाम कर टमटा के साथ चल देते हैं। आम आदमी स्टेज पर आकर कृष्ण चैतन्य को कृष्ण मंदिर यानी जेल में भिजवाने की सूचना देता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अमूल्य छूट जाता है। मुखौटाधारियों को बेनकाब करने के लिए जनता को संकेत देता है। वह चोर दरवाजे तोड़कर मगरमच्छों को देखने के लिए निश्चय करता है। तभी आम आदमी द्वारा सूचना मिलती है कि विपिन और उमेश दोनों पुलिस की गिरफ्तार में आ गए हैं। अमूल्य के इस निर्णयात्मक वाक्य के साथ ही बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाटक का अंत होता है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये किसने कहा? अमूल्य। ठीक, ये देखिए। अब आपको दिखा देते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं इसमें। ये देखिए, प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। नाट्य कला की दृष्टि से कुहासा और किरण की समीक्षा कीजिए। जब आप ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे तो कर पाएंगे। कुहासा और किरण नाटक की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कथानक की दृष्टि से कुहासा और किरण की समीक्षा कीजिए। कुहासा और किरण नाटक का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। यह भी हमने पढ़ाया। ठीक, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। आप 1-2 बार देख लेंगे, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।